नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के 19 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के टोटल हम 100 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा करेगा, क्योंकि लगातार जो 8 से 10 प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसलिए पूरा वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ तो जाके प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मैंने ऐड कर दिया है, साथ में महत्वपूर्ण वीडियो भी ऐड किया हुआ है, जाके सारे प्लेलिस्ट के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखे, 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान से संबंधित और मैंने कल ही कराया हुआ, और साथ में स्टैटिक जीके के वीडियो जो मैंने दिया हुआ है दिल्ली पुलिस के प्लेलिस्ट में, जाके कंप्लीट कर लीजिए। अगर बात करें 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में प्रचलित है, जो कामर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक अनूठा नृत्य है, जिसमें वे शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर बैठकर नृत्य करती है, और यह बाबा रामदेव की आराधना में किया जाता है। यहाँ पर बात करें कुछ अन्य राज्यों के सभी लोक नृत्य जान लीजिए, जो आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले पंजाब में बात करें तो भांगड़ा, गिद्धा, धमाल, डफ, ये सभी पंजाब का लोक नृत्य है। राजस्थान में बात करें तो घूमर, गणगौर, कालबेलिया, 13 ताली, चारी नृत्य, ये सभी राजस्थान का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चरकूला, ये सभी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। केरल की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम, ये शास्त्रीय नृत्य जो है केरल का है। ओडिशा की बात करें तो छऊ, सवारी, घुमुरा, पैका और कर्मा डांस, ये सभी ओडिशा का लोक नृत्य है। झारखंड की बात करें तो पाइका, छऊ, कर्मा, मुंडा, संथाल, फगुआ, ये सभी झारखंड का लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लाठी, गंभीरा, जातरा, बाउल, छऊ, ये सभी पश्चिम बंगाल का है। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। कुम्मी, कोलट्टम, कवारियट्टम, ये सभी तमिलनाडु का लोक नृत्य है। हरियाणा की बात करें धमाल, मंजीरा, खेरा, झूमर, लूड़, ये हरियाणा का लोक नृत्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो जवारा, मटकी, ग्रीडा और 13 ताली हो जाएगा। बिहार की बात करें तो जट, जटिन, कर्मा, झूमर, पाइका, झारखंड से जुड़ा हुआ, इस कारण पाइका बिहार में भी कभी कभी आता है, लेकिन पाइका आपको हमेशा झारखंड ही लगाना है। असम की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य है। बिहू, भोरताल, ये सभी असम का लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया गया। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हुए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने और जमाखोरी व काला बाजारी को रोकने के लिए व्यवस्था लागू किया था, ताकि उनके विशाल सेना को कम वेतन पर भी सुविधाएं मिल सके। कार्यान्वयन में बात करते तो उन्होंने शहनाए मंडी यानी बाजार अधीक्षक और बरीद यानी खुफिया अधिकारी जैसे अधिकारियों की नियुक्ति किया, जिन्होंने बाजार पर सख्त निगरानी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अवधारणा किस देश से लिया गया है? ये जो है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें सीएजी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद भारतीय संविधान में मुख्य रूप से ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के मॉडल से प्रेरित है, जहाँ से संसदीय प्रणाली, विधि का शासन और इस स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान लिया गया है। हालांकि भारत में इसके कार्यक्षेत्र और शक्तियों में कुछ अंतर है, जैसा कि भारत में यह पोस्ट फैक्टो खर्च के बाद ऑडिट करता है, जबकि यूके में नियंत्रक की शक्ति भी निहित होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने सीएजी का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 तक है, जिसमें अनुच्छेद 148 सीएजी के पद की स्थापना, नियुक्ति, सेवा की शर्तों और स्वतंत्रता से संबंधित, जबकि अन्य अनुच्छेद 149, 50, 51 उनके कर्तव्य, शक्ति और रिपोर्टों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव विवाद को कौन सुलझाता है? सभी को पता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में किया गया है, जो कहता है कि ऐसे सभी विवादों की जांच और निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा, और उसका फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति संबंधी कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद जान लीजिए, जिनमें मुख्य रूप से अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद का उल्लेख है, अनुच्छेद 53 में कार्यकारी शक्ति है, अनुच्छेद 54 में चुनाव का उल्लेख है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति है, और अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति शामिल है, जो उनके अधिकार, कार्य और प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। और ये सभी भाग जो है 5 यानी संघ की कार्यपालिका के तहत अनुच्छेद 52 से 78 में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? सभी को पता है, वुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है और झेलम नदी द्वारा पोषित होता है तथा यह एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की झीलों में से एक, जिसका आकार मौसम के अनुसार बदलता रहता है। अगर बात करें कुछ प्रमुख राज्यों का उनके झील की, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है? डल झील है, बुलर झील है जो सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, मानसबल झील है, शेषनाग झील है, नागिन झील है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सांभर झील जो खारे पानी की झील है, पिछोला झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, नक्की झील, फतेह सागर झील और पुष्कर झील ये सभी राजस्थान में हैं। उत्तराखंड की बात करो, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और देवताल ये सभी उत्तराखंड के झील है। केरल में बात करें तो वेम्बनाड झील जो भारत की सबसे लंबी झील है, अष्टमुडी झील भी केरल में है। महाराष्ट्र में बात करें तो लोनार झील ज्वालामुखी उद्गम से बना हुआ है, पोवई झील और शिवाजी सागर झील ये सभी महाराष्ट्र में है। मणिपुर की बात करें तो लोकटक झील जिसे तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा में बात करें तो चिल्का झील भारत के सबसे बड़े खारे पानी के झील है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो पुलिकट झील दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून झील है। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर झील और ऊपरी झील बड़ा तालाब है। लद्दाख में बात करें तो पेंगोंग झील है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, चंद्रताल झील, खाजियार झील है। बिहार में कांवर झील जो पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में गोविंद सागर झील है जो भाखड़ा बांध से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? 6 पदक जीता था। पेरिस 2024 में ओलंपिक भारत का अभियान 6 पदकों के साथ समाप्त हुआ, जो टोक्यो 2020 के रिकॉर्ड से 1 पदक कम है। हालांकि यह टोक्यो 2020 और लंदन 2012 के बाद ग्रीष्मकालीन खेल में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वहीं बात करें तो 1 रजत और 5 जो है कांस्य पदक जीता गया है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के दौरान संविधान के कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सामने में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद हमेशा लागू रहते हैं भले ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। यह प्रावधान 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति उग्र या हिंसक भीड़ का हिस्सा है और भीड़ कृत्य के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है तो उसे क्या सजा मिलती है? आजीवन कारावास या मृत्यु दंड कोई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया पैसिफिक मोटर स्पोर्ट 2023 में किस भारतीय महिला ने गोल्ड मेडल जीता है? प्रार्थना मुरुगवेल ने जीता है। एशिया पैसिफिक मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला रेसर प्रार्थना मुरुगवेल ने काटिंग स्लैलम श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है और वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी जो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट में पहली जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1991 भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति इसे पारित किया गया था? नरसिम्हन समिति के द्वारा इसे शुरू किया गया था। 1991 भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए एम नरसिम्हन समिति की अध्यक्षता में नरसिम्हन समिति पहली का गठन किया गया, जिसने बैंकिंग प्रणाली को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की सिफारिश किया, जिसमें ब्याज दरों का बाजार निर्धारण, एसएलआर, सीआरआर में कमी और बैंकों को अधिक स्वायत्तता देने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किस राज्यों को हुआ है? पंजाब को हुआ है। अगर बात करें हरित क्रांति से पंजाब को सबसे अधिक लाभ हुआ, जिसके बाद हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, क्योंकि इन राज्यों में उपजाऊ मिट्टी, बेहतर सिंचाई, नहर, ट्यूबवेल और आधुनिक तकनीक HYV बीज उर्वरक को तेजी से अपनाया गया, जिसमें गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया और ये भारत के अन्न भंडार बन गए। अगर बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, वहीं वर्ल्ड लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओणम त्यौहार प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? सभी को पता है केरल में मनाया जाता है। ओणम मुख्य रूप से भारतीय केरल राज्य में मनाया जाता है और ये प्रमुख वार्षिक फसल उत्सव है और मलयाली नववर्ष का त्यौहार, जिसे बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है, जो पौराणिक राजा महाबली के घर वापसी और अच्छी फसल के आगमन का प्रतीक है।
अगर बात करें प्रमुख राज्य उनके त्यौहार में, तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, गुड़ी पर्व और दिवाली मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि यानी गरबा, दिवाली, मकर संक्रांति यानी उत्तरायण का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा बिहार में छठ पूजा, दुर्गा पूजा, होली, केरल में ओणम, विशु, त्रिशूर पूरब ये सभी केरल में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, चितरई उत्सव और जल्लीकट्टू मनाया जाता है। असम में बिहू, बोहाग बिहू, दुर्गा पूजा मनाया जाता है। पंजाब में बैसाखी, दिवाली, लोहड़ी मनाया जाता है। राजस्थान में पुष्कर मेला, गणगौर, तीज ये सभी जो है राजस्थान में मनाया जाता है। उत्तराखंड में हरेला, गंगा दशहरा और माघ मेला लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में दिवाली, होली, दशहरा। कर्नाटक में दशहरा, उगादि और मकर संक्रांति हो जाएगा। इसके अलावा डिटेल में देखना चाहते हैं तो स्टैटिक जीके का मैराथन देख लीजिएगा, उसमें मैंने हर टॉपिक कवर किया हुआ है। आपके दिल्ली पुलिस में प्लेलिस्ट में मैंने ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है? मशीनरी की खरीद ये जो है राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है। राजस्व व्यय वे खर्चे होते हैं जो किसी व्यवसाय या सरकार के दैनिक कामकाज के लिए होते हैं और कोई संपत्ति नहीं बनाते, जैसे वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी। इसलिए मशीनरी खरीदना, फैक्ट्री के लाइसेंस पर खर्च या पुरानी मशीन की मरम्मत पर बड़ा खर्च राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है, बल्कि पूंजीगत व्यय का ही उदाहरण है, क्योंकि या तो ये नई संपत्ति बनाते या संपत्ति के जीवन काल को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार किया जाता है? आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार और कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें मौद्रिक नीति समिति एमपीसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो नीतिगत ब्याज दर जैसे रेपो दर को तय करता है, ताकि देश में मूल्य स्थिरता यानी प्राइस स्टेबिलिटी और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में पूर्ण सदस्य के रूप में कौन सा 4 नए सदस्य देश शामिल हुआ है? जनवरी 2024 को ब्रिक्स में 4 नए देश औपचारिक रूप से शामिल हुए। मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। ये देश ब्रिक्स के विस्तार का हिस्सा थे, जिसके बाद सऊदी अरब को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने शामिल होने से इनकार कर दिया और इंडोनेशिया 2025 में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रो रेसलिंग लीग की शुरुआत कब हुआ? 2015 में प्रो रेसलिंग लीग की शुरुआत हुआ। प्रो रेसलिंग यानी PWL की शुरुआत दिसंबर 2015 में हुआ था, जिसका पहला सीजन 10 से 27 दिसंबर 2015 तक भारत में आयोजित किया गया था, जिसे प्रो स्पोर्टिफाई और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर शुरू किया था। यह लीग भारत में कुश्ती को लोकप्रिय बनाने और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को एक साथ लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यहाँ कुछ प्रमुख लीग और उनके शुरुआती की जानकारी जान लीजिए, जो आगे की सीटों में जरूर पूछा जाएगा। अगर बात करें इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की शुरुआत जो है 2008 में लॉन्च हुआ था। यह BCCI द्वारा शुरू किया गया भारत की सबसे बड़ी खेल लीग बन गया। अगर बात करें इंडियन सुपर लीग यानी ISL की शुरुआत, ये फुटबॉल से संबंधित है, जो 2014 में शुरू किया गया। यह भारत के शीर्ष फुटबॉल लीग है और इसने भारतीय फुटबॉल कैलेंडर में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। प्रो कबड्डी लीग यानी PKL कबड्डी से संबंधित है। यह भी 2014 में शुरू हुआ और कबड्डी को एक नया आयाम दिया। इंडियन बैडमिंटन लीग PBL जो है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था और ये बैडमिंटन को लोकप्रिय बनाने में मदद किया है। सुपर कप ये फुटबॉल से संबंधित है। इसे 2018 में शुरू किया गया और फेडरेशन कप की जगह लिया है। महिला इंडियन सुपर लीग यानी WISL की शुरुआत महिलाओं के लिए फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है स्वतंत्रता सेनानी के उपनाम जान लीजिए। महात्मा गांधी का कौन नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे राष्ट्रपिता या बापू कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी टाइगर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को चचा नेहरू कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, आजाद शत्रु और बिहार गांधी के नाम से जाना जाता है।
अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सीएन अन्नादुरई को अन्ना के नाम से जाना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु यानी बंगाल का दोस्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था, जो हॉकी में जीता था। भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के रूप में जीता था, जो स्वतंत्र भारत से पहले ब्रिटिश भारत के तहत हासिल किया गया था। और स्वतंत्र भारत के रूप में पहला स्वर्ण पदक 1948 के लंदन ओलंपिक में हॉकी में ही जीता था। मेजर ध्यानचंद उस टीम के हिस्सा थे और उन्होंने फाइनल में हैट्रिक बनाए थे, जिससे भारत ने नीदरलैंड को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल भेजने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेषक सबसे महत्वपूर्ण है। ईमेल भेजने के लिए सबसे जरूरी है कि सही प्रेषक और प्राप्तकर्ता का ईमेल पता, एक स्पष्ट विषय यानी पंक्ति यानी सब्जेक्ट लाइन और आपका मुख्य संदेश, जिसके बिना ईमेल अधूरा, और यह सब सही एसएमटीए प्रोटोकॉल और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये जो शहरी एवं आवास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत अंतर्गत आता है, जिससे 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, ताकि चुनिंदा शहरों को स्मार्ट समाधान और बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ नागरिकों के लिए जीवन स्तर को सुधारा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। अगर बात करें, ड्यूस शब्द मुख्य रूप से टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेल से जुड़ा हुआ है, जहां यह स्कोर में बराबरी यानी आमतौर पर 40-40 या 20-20 की स्थिति को दर्शाता है, और इस स्थिति से जीतने के लिए खिलाड़ी को लगातार 2 अंक जीतने होते हैं। कुछ प्रमुख खेल और उनके शब्दावली जान लेते हैं, जो आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि लगातार इसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर बात करें क्रिकेट में, तो बल्लेबाजी से कौन कौन संबंधित है? रन, चौका, छक्का, विकेट, नॉट आउट, एलबीडब्ल्यू कैच, बोल्ड, स्टंप, आउट, रन आउट, वाइड, नो बॉल, डेड बॉल, ओवर, मेडन ओवर, बाय, लेग बाय, हुक, पुल, ग्लांस, फॉलो थ्रू, बाउंसर, यॉर्कर, स्पिन, सीमर, ये सभी बल्लेबाजी से संबंधित है। वहीं बात करें क्षेत्ररक्षण में, तो स्लीप, गली, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, विकेट कीपर, कैच, रन आउट, ये सभी क्षेत्ररक्षण में आ जाएगा। अन्य बेल्स में बात करें तो पवेलियन, पिच, क्रीज, स्टंप, गिल्ली, गुगली, सीमर, हैट्रिक, फॉलो वन, एसेज, रबर, टॉस, ग्लव्स, ये सभी क्रिकेट के शब्दावली है। अब बात करते हैं फुटबॉल के, तो खेल के दौरान गोल, किक, पास, ड्रिबल, हेड, ऑफ साइड, फाउल, पेनल्टी किक, कॉर्नर, थ्रो इन, स्टॉपर, डिफेंडर, लेफ्ट आउट, राइट आउट, रिबाउंड, मूव, साइड बैक, गोलकीपर, स्ट्राइकर और मिडफील्डर हो जाएगा। इसके अलावा हैट्रिक, टाइम ट्रायल, डबल फॉल्ट, ये सभी टेनिस से संबंधित हो जाएगा। हॉकी की बात करें तो गोल, ड्रिबल, स्टिक, पुश, स्कूप, बुली, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, सेंटर फॉरवर्ड, हाफ बैक, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, ऑफ साइड, टाई ब्रेकर, शॉर्ट कॉर्नर, स्ट्राइकिंग, सर्कल, सेंटर लाइन, रोल इन, फ्री हिट, ये सभी हॉकी में आ जाएगा। वहीं बात करें तो हैट्रिक, स्ट्रोक, ग्रीन कार्ड, रेड कार्ड, ये सभी भी हॉकी और फुटबॉल दोनों में उपयोग किया जाता है। अगर बात करें टेनिस के शब्दावली में, तो एस, ड्यूस, एडवांटेज, लव, स्मैश, वॉली, ड्रॉप शॉट, बैक हैंड, फोर हैंड, डबल फॉल्ट, फॉल्ट, ग्राउंड स्ट्रोक, लेट, हाफ वॉली, स्लाइस, ब्रेक पॉइंट, सर्विस, बेस लाइन, नेट, रैकेट कोर्ट, ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट, ये सभी टेनिस में उपयोग किया जाता है। शतरंज में चेकमेट, गैम्बिट, चाल, गतिरोध, ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, कैसलिंग, प्यादा, घोड़ा, ऊंट, हाथी, रानी, राजा, ये सभी शतरंज में शब्दावली हो जाएगा। बास्केटबॉल में ड्रिबल, पास, शूट, बास्केट, फाउल, फ्री थ्रो, डबल फाउल, टेक्निकल फाउल, टर्न ओवर, रिबाउंड, जंप बॉल, डंक, पेंट, गार्ड, फॉरवर्ड, सेंटर, पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड और सेंटर वेस्ट, ये सभी बास्केटबॉल में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया था? संजीव को दिया गया था, मुझे पहचानों के लिए।
बात करें वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए वरिष्ठ कथाकार संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया। यह पुरस्कार 24 भाषाओं के लेखक को दिया गया, जिसमें नीलम शरण गौर को अंग्रेजी के लिए और स्वर्णजीत सभी को पंजाबी साहित्य में अन्य भाषाओं के लेखक को भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BS 2023 के तहत कौन सा साक्ष्य वैध माना जाएगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन डेटा, वेबसाइट, वॉइसमेल को अब प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है, जबकि पहले इन्हें द्वितीयक साक्ष्य माना जाता था। इसके अलावा मौखिक और दस्तावेजी यानी मौलिक व प्रतिलिपि साक्ष्य और तथ्यों से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी जैसे मानसिक स्थिति, राय और तथ्यों को प्रासंगिकता भी वैध साक्ष्य है, जिनका उद्देश्य निष्पक्ष सुनाई सुनिश्चित कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीबारा यानी बंदरगाह साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल नामक स्थान से गोदीबारा यानी डॉकयार्ड के प्रमाण प्राप्त हुए, जो गुजरात भारत में स्थित है, और यह व्यापार व समुद्री गतिविधियों को एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहां बड़े जहाजों का खड़ा किया जाता था। अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट जगह में जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा पाकिस्तान में है। स्थान की बात करें तो रावी नदी के तट पर मोंटेगमरी अब साहिवाल जिला के नाम से जाना जाता है। विशेषता में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है 1920 में सुनियोजित शहर अनाज भंडार हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के पास है, जो लड़काना जिला सिंध प्रांत में है। विशेषता में बात करें तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। महान स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। उन्नत जल निकासी प्रणाली और सीले जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ। लोथल भारत में है, स्थान गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास भोगवा नदी किनारे है। विशेषता में बंदरगाह गोदीबारा, मनके बनाने का कारखाना, जहाजों के परवाने, ये सभी जो है लोथल से प्राप्त हुआ। धोलावीरा भी गुजरात भारत में है, जो कच्छ जिले में है। विशेषता में बात करें तो जल प्रबंधन प्रणाली, बड़े शिलालेख, सीढ़ीदार कुआं, स्टेडियम, ये सभी जो है धोलावीरा से प्राप्त हुआ। कालीबंगा भी भारत में है, जो राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे है। विशेषता में बात करें तो जुते हुए खेत के प्रमाण, अग्नि वेदिका, चूड़ियाँ, ये सभी जो है कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। राखी गढ़ी भी भारत के हरियाणा के हिसार जिले में है। विशेषता की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा सिंधु स्थल और मानव कंकाल, मिट्टी के बर्तन, ये सभी राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ। चनहुदरो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। इसकी विशेषता की बात करें तो मनके बनाने का कारखाना, चूड़ी उद्योग और कोई दुर्ग नहीं, ये सभी चनहुदरो से प्राप्त हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो बनवाली हरियाणा में है, मिट्टी का हल्का प्रमाण मिला है। और ऊपर पंजाब में जो कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने का प्रमाण मिला है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता का पूर्वी विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम संगीतकार कौन थी? MS सुब्बुलक्ष्मी थी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें 1998 में यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। वह एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी और इस सम्मान को पाने वाली पहली संगीतकार बनी। अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट संगीतकार को, MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न मिला है। कर्नाटक संगीत की सुर सामग्री यह सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार है। पंडित रविशंकर को 1999 में विश्व प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार को इनको भारत रत्न मिला है 1999 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न दिया गया। शहनाई का जादूगर कहा जाता है, जिन्होंने शहनाई को विश्व भर में पहचान दिलाया है। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला। इसे स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। सुगम संगीत की महान गायिका हैं। भीमसेन जोशी को 2008 में मिला है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक है। श्री भूपेन हजारिका को 2019 में मिला है। असम के महान गायक और संगीतकार और फिल्म निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्थ योजना 2025 किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री भर्ती की तैयारी के लिए पार्थ योजना निपार्थ जो है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा हो जाएगा।
अगर बात करें भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर और यह पूरी तरह से भारत के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ लंबी है, लेकिन उनका अधिकांश प्रवाह भारत के बाहर है, जबकि गंगा का उद्गम और अधिकांश प्रवाह भारत में है, जिससे यह भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। अन्य लंबी नदी बात करें तो सिंधु की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में कम है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, भारत में 916 किलोमीटर है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नृत्य नाटक के भिन्न स्वरूप का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? नाट्य शास्त्र में किया गया है। नाट्य शास्त्र मुख्य रूप से भारतीय नाट्य कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच के सभी पहलुओं का विस्तृत उल्लेख है, जिसमें आचार्य भरत मुनि ने रचा है। इसमें रस, सौंदर्य बोध, भाव, अभिनय, अंगिका, वाचिका, आहार, सात्विक वेशभूषा, मंच निर्माण, संगीत के स्वर और प्रदर्शन कला के सिद्धांत जैसे विषयों का विस्तार से वर्णन, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। भरतनाट्यम नृत्य किस भगवान को समर्पित है? अगर बात करें भरतनाट्यम मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है, विशेषकर उनके नटराज नृत्य के रूप को जो ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में जाना जाता है। और यह नृत्य कला का मूल स्रोत जो है तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में गोपुरम प्रवेश द्वार में 108 भरतनाट्यम मुद्राओं को नक्काशीदार किया गया, जो शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर बात करें प्रमुख संबंध की तो भगवान शिव जो है यह नटराज से संबंधित है, जो नृत्य के जनक और देवता माने जाते हैं। भरतनाट्यम सतरिया और मोहिनीअट्टम के नृत्य रूप में शिव के तांडव से प्रेरित है, जैसा कि मंदिरों की नक्काशी में दिखता है। इसलिए जब भी आपको तीनों नृत्य भरतनाट्यम, सतरिया और मोहिनीअट्टम में तो भगवान शिव आपको क्लिक कर देना है। अगर बात करें भगवान कृष्ण तो मणिपुरी और ओडिसी नृत्यों का आधार कृष्ण लीला है, और यह सतरिया नृत्य भी कृष्ण भक्ति पर केंद्रित है, जिसे शंकर देव ने विकसित किया है। भगवान ब्रह्मा पर पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा ने 4 वेद में तत्वों को लेकर नाट्य वेद यानी नाट्य शास्त्र की रचना किया, जो नृत्य और अभिनय के नियमों का संकलन है। भगवान विष्णु से मोहिनीअट्टम विष्णु के मोहिनी अवतार से प्रेरित है, जो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? सभी को पता है, अश्विनी वैष्णव है। भारत के वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव है, जिन्होंने जुलाई 2021 में कार्यभार संभाला और वे सूचना और प्रसारण में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के पद पर भी संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 323 और ए और 323 बी को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के जोड़ा गया था। अगर बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए और 323 बी अधिकरणों से संबंधित है, यानी ट्रिब्यूनल से संबंधित है, जो विशेष मामलों के निपटारे के लिए बनाया गया न्यायिक निकाय है। अनुच्छेद 323 ए मुख्य रूप से लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस से जुड़े मामले जैसे सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें के लिए है, अधिकरणों की बात करते हैं, जबकि अनुच्छेद 323 बी अन्य विशिष्ट विषय जैसे कराधान, भूमि सुधार, चुनाव विवाद, औद्योगिक विवाद, विदेशी मुद्रा के लिए अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 102वां स्थान है। और मैंने जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न आ रहा है, ये सभी का मैंने स्पीडी करंट अफेयर का मैराथन वीडियो दिया हुआ है 9 घंटे का, उन सभी में मैंने हर एक टॉपिक कराया हुआ है, इसलिए जाके वो 9 घंटे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका सारा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए। अगर बात करें वैश्विक भूख सूचकांक यानी भुखमरी सूचकांक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है और इसका स्कोर 25.8 है, जो गंभीर यानी सीरियस है, भूख की श्रेणी में आता है। जबकि 2024 में भारत 127 देश में 105वें स्थान पर था। भारत में भुखमरी के मुख्य कारण संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता और खाद्य प्राणियों में व्यवधान है। अगर बात कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक की तो सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक 2025 में भारत 167 देशों में 99वें स्थान पर है, जो पहली बार शीर्ष 100 में है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्था में से 38वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 163 देशों में 115वें स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत 41वें स्थान पर है, जो 69 देशों में एक है।
मानव विकास सूचकांक HDI 2023-24 में भारत 193 देशों में 134वें स्थान पर है और इसे UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 84वें स्थान पर है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 में भारत 29वें स्थान पर है। और इन सभी का डिटेल भी देखना चाहते हैं तो स्पीडी करंट अफेयर का 9 घंटे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उन सभी में मैंने डिटेल कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1951 में नई दिल्ली में एशियन गेम्स में भारत में कुल कितना स्वर्ण पदक जीता था? भारत ने 15 गोल्ड मेडल जीता था। अगर बात करें 1951 के नई दिल्ली में एशियाई खेल में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था, जिसमें उसने 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक सहित कुल 51 पदक जीते हैं और जापान के बाद दूसरा सबसे सफल देश रहा है, जो कि एशियाई खेल में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और लगातार जो है एशियाई गेम से पूछा जा रहा है प्रश्न और मैंने डिटेल वीडियो कराया हुआ है, जो आपको एनालिसिस वीडियो में लगातार देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के लोग के लिए कितना सालाना बीमा कवर दिया जाएगा? 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज प्रदान करता है, जिसमें देश भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने का खर्च शामिल है ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IPL 2024 में सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को दिया गया था? विराट कोहली को दिया गया था। अगर बात करें IPL 2025 का तो 18वां संस्करण था, 22 मार्च से 3 जून 2025 तक चला था, जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया था। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB ने पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता था। साई सुदर्शन गुजरात टाइटन सर्वाधिक रन 759 रन बनाकर पर्पल खिताब यानी ऑरेंज कैप जीता था। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा GT के गुजरात टाइटन के सर्वाधिक विकेट 25 लेने के बाद ये जो है पर्पल कप जीते थे, जबकि सूर्य कुमार यादव प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए और ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे जो लखनऊ सुपर जायंट LSG के लिए खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला किस दिन को हुआ था? 9 जून 2024 का हुआ था। और इस 2024 का जो गेम हुआ था इसमें भारत ने जीत लिया था, किसे हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर ये गेम जीता था। वहीं बात करें भारत ने ये दूसरा बार कब जीता था? 2024 में जीता था। पहला कब जीता था? T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता था। इस समय कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। और इस समय जो है MS धोनी थे। ये सभी फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लावनी किस राज्य का लोक प्रसिद्ध नृत्य है? सभी को पता है महाराष्ट्र का है। लावनी भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो पारंपरिक गीत और नृत्य के मिश्रण और अपनी तेज शक्तिशाली लय और ढोलकी के साथ प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, जिसमें महिला कलाकार अक्सर 9 गज की साड़ी पहनकर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों पर नृत्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिरी उनके पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए पुलित्जर पुरस्कार कब दिया गया था? 2000 में दिया गया था। उन्हें 2000 उनके पुस्तक लघु कहानी संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला और उनकी प्रमुख कृतियों में द नेमसेक, द लोलैंड शामिल, जिन पर फिल्में भी बनी है और वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे और किस पुस्तक के लिए दिया गया? 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मन लेखिका जेनी एपरनबेक को दिया गया। उनकी पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद माइकल हॉफमैन ने किया है। यह पुरस्कार लेखक और अनुवादक के बीच बराबर बांटा गया है, जो पूर्वी बर्लिन की प्रेम कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख? सभी को पता है अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार में तो समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध दिया गया है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है।
स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 में बात करते हैं वाक और अभिव्यक्ति, सभा, संघ बनाने, घूमने, बसने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का उल्लेख किया गया, उसे निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में आदि में बच्चों के लिए नियोजन का निषेध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम में नहीं लगाया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। अगर बात करें अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के पोषण के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार, यानी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली हिंदी लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री है, जिन्हें उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए अंग्रेजी अनुवाद के लिए 2022 में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला, जो किसी हिंदी भाषा की किताब के लिए पहली बार था। उनके साथ अनुवादक डेजी रॉकवेल को भी यह पुरस्कार मिला है, जो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1978 के आसपास भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा था? 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। और मैं हर बार बोल रहे हैं स्टैटिक जीके जाके जरूर देख लीजिएगा, मैंने दिल्ली पुलिस के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। 2 मैराथन वीडियो है स्टैटिक जीके का, भर भर के स्टैटिक जीके पूछ रहे हैं। 20 प्रश्न जो है स्टैटिक जीके का पूछ रहा है, और मैंने कल ही जो पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो दिया है उसको जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें 1978 के आसपास भारत में पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 चल रहा था, जिसमें 1978 में मोरारजी देसाई ने नई सरकार ने समाप्त कर दिया, और इसके बाद 1 साल की रोलिंग प्लान योजना शुरू किया, जिसके बाद में छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 83। हालांकि ये योजना पूरी तरह चला नहीं, इसमें बदल दिया गया, लेकिन मुख्य रूप से 5वीं योजना ही 1978 तक सक्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेल 2010 में भारत ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीता था? 14 गोल्ड मेडल जीता था। अगर बात करें 2010 के एशियाई खेल में भारत ने कुल 14 स्वर्ण पदक जीता, जो उस समय ग्वांगझाऊ में हुए खेल में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जिसमें कुल 64 या 65 पदक शामिल था। 14 गोल्ड मेडल, 17 रजत और 23 कांस्य पदक था, जो चीन में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 164 के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की संशोधन के जरिए जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के जरिए जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिससे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार, यानी अनुच्छेद 21A के तहत बनाया गया, और शिक्षा का अधिकार RTE के नींव रखा। साथ ही अनुच्छेद 45 में संशोधन किया और अनुच्छेद 51A के रूप में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें माता पिता अभिभावकों को बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने को निर्देश दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छऊ नृत्य प्रमुख रूप से किस राज्य में प्रचलित है? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। अगर बात करें इसके 3 शैली कौन कौन है, इसके 3 मुख्य शैली है। पुरुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, सरायकेला छऊ ये झारखंड में प्रचलित है, और मयूरभंज छऊ ये ओडिशा में प्रचलित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहायक उप निरीक्षक की नियुक्ति कैसे किया जाता है। यानी सहायक उप निरीक्षक यानी एएसआई की नियुक्ति मुख्य रूप से लिखित परीक्षा यानी सीबीटी, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी और शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी और दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से होता है, जिसमें एसएससी या राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड विज्ञापन जरिए करता है। शैक्षणिक योग्यता, आयु और शारीरिक मानकों को पूरा करने के बाद ऑनलाइन आवेदन करके चयन प्रक्रिया में गुजरना होता है, जिसमें कुछ पदों पर पदोन्नति का कोटा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। मैंने लगातार बोल रहे हैं पंचवर्षीय योजना का जो टॉपिक मैंने दिया है वीडियो, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। सभी आपको जो वीडियो दिल्ली पुलिस के प्लेलिस्ट में ऐड हो चुका है, जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। अगर बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के मुख्य रूप से पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, जिसमें भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले पीसी महालनोबिस ने विकसित किया है, जिसका लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण और आर्थिक विकास के लिए निवेश के दर बढ़ाना था। खासकर भारी उद्योग और परिवहन पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा के बीच 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य के नींव को मजबूत किया। और यह युद्ध उत्तरी भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हुआ था। एक और क्वेश्चन बोल रहे कुछ लोग, चौसा का युद्ध था। चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेर शाह सूरी यानी फरीद खान के बीच 26 जून 1539 को बिहार के चौसा में लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह सूरी विजय हुए और हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान दूरसंचार मंत्री कौन है। ज्योतिराज सिंधिया है। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट केंद्रीय मंत्री की, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य विभाग के मंत्री होते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी है। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षचरितम पुस्तक किसने लिखा है। सभी को पता है, बाण भट्ट के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। बाण भट्ट जो 7वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और लेखक थे और सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। यह ग्रंथ सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक जीवनी लेखन का एक शुरुआती उदाहरण माना जाता है। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक की, जो आगे आने वाले शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य जो पूछा गया है। महाभारत के लेखक वेद व्यास है। रामायण के लेखक वाल्मीकि है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवों के लेखक कालिदास है। चरक संहिता के लेखक चरक है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। मध्यकालीन भारत की प्रसिद्ध पुस्तक में जान लीजिए, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास है। बीजक के लेखक कबीर दास है। बाबरनामा के लेखक बाबर है। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। इसके अलावा बात करें गोदान, गबन और निर्मला के कलम मुंशी प्रेमचंद्र है। रामायण, बंगला, गीतांजलि, इन सभी के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसके अलावा मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। और पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 44 में। देखिए, अनुच्छेद से भी लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है और उसे भाग 4 में शामिल किया गया। और ये एक जो है DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व है और DPSP को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है। अशोक गजपति राजू है। अब चलिए आप लोगों को जो है वर्तमान जो है सभी राज्यों के राज्यपाल की सूची और मुख्यमंत्री का दिखा देते हैं, जिससे आपको आगे आने वाले शिफ्ट में लगातार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आपको इसको पॉज करके सभी को पढ़ लीजिए है, ठीक है। 1999 की नई दूरसंचार नीति, यह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा पेश किया गया था। यानी ये क्वेश्चन ही आपको डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। 1999 की नई दूरसंचार नीति जो है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा पेश किया गया था। उपन्यास
बुदुक्कू साहित्य अकादमी 2004, इसके लेखक कुमालेवचा प्रभाकर थे। नेक्स्ट देखिए, रोलिंग प्लान जो है ये 1978 से 80 के दौरान जनता पार्टी सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके शुरू किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। असमिया पुस्तक 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रूपल डेका को उनके कहानी संग्रह बहललोगा थैरडीन के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा के राज्यपाल हो चुका है जो जुलाई 2025 में पुष्पति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए योजना राष्ट्रीय युवा संसद के तहत बाल संसद या शिक्षा मंत्रालय के पीएम श्री योजना के तहत छात्र को लाभान्वित किया जा रहा है। एक जो 1951 के एशियाई खेल पूछा गया जिसमें भारत के टोटल जो है 15 जो स्वर्ण पदक जीता था। 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स नई दिल्ली भारत में आयोजित हुआ था। तीरंदाजी में फ्लेचिंग, तीर के पीछे लगे पंखों को फ्लेचिंग कहा जाता है, जो उड़ान को स्थिर रखता है। नहीं, फ्लेचिंग से संबंधित जो है तीरंदाजी खेल से संबंधित है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कारक, सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है इंटरनेट की गति है, यानी बैंडविड्थ और लेटेंसी हो जाएगा। ओलिगोपोली की विशेषता नहीं है बड़ी संख्या में विक्रेता, यानी ओलिगोपोली में केवल कुछ बड़े विक्रेता होते हैं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट भारतीय लेखक गीतांजलि श्री की, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में से, रेत समाधि को दिया गया था। ठीक है। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फरवरी 2025, इस योजना को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए लॉन्च किया था। नेक्स्ट देखिए, लास्य नृत्य शैली मोहिनी अट्टम यह अपनी सुंदर और स्त्रैण गतिविधि के लिए जाना जाता है। और लास्य कहाँ का है? लास्य शैली ये मणिपुर का हो जाएगा। ठीक है। आयुष्मान वय वंदना योजना 70+ आयु, इसके तहत 17 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त बीमा मिलता है। लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी को न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ दिलाया गया है। शॉर्ट रन फ्लिप कवर, यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध को दिखाता है। एलोरा का कैलाश मंदिर, इसे राष्ट्रकूट वंश के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी लगभग 756 से 773 ईस्वी में बनवाया था। ट्राई के अध्यक्ष 2024 में अनिल कुमार लाहौटी थे। ई बैंकिंग सुरक्षा उपाय OTP यानी वन टाइम पासवर्ड या ट्रू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसमें उपयोगी होता है। 1950 से 1960 की व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन या अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा जाता है। अमृत सरोवर पहल, इसका उद्देश्य जल संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जलाशय का विकास या कायाकल्प करना है। 7वीं अनुसूची और जीएसटी का प्रभाव, 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा करता है। जीएसटी का मुख्य प्रभाव एक राष्ट्र एक कर यानी कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करना था। ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, यानी विकल्प के आधार पर जो आमतौर पर इंडोनेशिया या तुर्की जैसे देश जो इसके सदस्य नहीं है पूछे जाते हैं। वर्तमान सदस्य देश ब्राजील हो जाएगा। अब चलिए 18 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में कुछ छूटे हुए प्रश्न मिले हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। भागवत मेला किस नृत्य से संबंधित है? भागवत मेला जो है एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य नाटिका है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र से संबंधित है और कुचिपुड़ी नृत्य शैली से गहरा संबंध रखता है, क्योंकि यह कृष्ण उन्मुख वैष्णववाद परंपरा पर आधारित है और अक्सर कुचिपुड़ी नर्तकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें संगीत, अभिनय और नृत्य का संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राजील में ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल हुआ था? ब्राजील की अध्यक्षता में इंडोनेशिया जनवरी 2025 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है, जो दक्षिण पूर्व एशिया से पहला सदस्य, और इसके साथ ही बेलारूस, बोलिविया, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान जैसे कई देश ब्रिक्स भागीदार देश के तौर पर जुड़े हैं। ब्रिक्स का विस्तार हुआ है और अब इसमें 10 पूर्ण सदस्य यानी मूल 5+5 नए और कई भागीदार देश शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 321 से संबंधित है। अनुच्छेद 300 है भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी संपत्ति का अधिग्रहण केवल कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही हो सकता है। यह अब मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक संवैधानिक कानूनी अधिकार, जिसे 44वें संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, CRR कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। कैश रिजर्व रेशियो होता है, कम होने से अर्थव्यवस्था में नकदी यानी लिक्विडिटी बढ़ता है। बैंकों के पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसे होते हैं जिससे ब्याज दरें कम होता है और लोग ज़्यादा लोन लेते हैं जिससे निवेश और खपत बढ़ता है और अंततः आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्निपुत्री किसे कहा जाता है। अग्निपुत्री भारत के प्रसिद्ध मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर टेसी थॉमस को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अग्नि मिसाइल परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की पहली महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने इस पुरुष प्रधान क्षेत्र में एक बड़ी मिसाइल परियोजना अग्नि 4 का नेतृत्व किया। उन्हें भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत कब आए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री मान्यवर क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च 2025 को आधिकारिक तौर पर भारत पर यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु में कितनी तक के ऋण दिया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 मुख्य ऋण होता है जिसमें शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख तक का लोन, वहीं तरुण के तहत 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है जो व्यवसाय की जरूरत और विकास के चरण के आधार पर दिए जाते हैं ताकि सूक्ष्म और लघु उद्योगों को वित्त पोषण मिल सके और उद्यमिता को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोर जीना किस खेल में मेडल जीते हैं। भाला फेंक में जीते हैं। किशोर कुमार जीना ने भाला फेंक खेल में पदक जीता, खासकर 2023 एशियाई खेल में रजत पदक जीतकर वे मशहूर हुए जहां उन्होंने नीरज चोपड़ा के साथ पोडियम साझा किया और पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भी क्वालिफाई किया है। अब चलिए कंप्यूटर के भी कुछ प्रश्न मिले हैं वो भी देख लेते हैं। रेंज का सीक्वेंस क्या होता है। जब एक पैरामीटर के साथ बुलाया जाता है तो रेंज द्वारा प्रदान किया गया क्रम हमेशा 0 से शुरू होता है। यदि आप रेंज 4 के लिए पूछते हैं तो आपको 0 से शुरू होने वाले 4 मान लेंगे, दूसरे शब्द में 0, 1, 2 और अंत में 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैल्यू एरर क्या है। एक फंक्शन एक निश्चित सीमा के भीतर जैसे 0 और 100 के बीच एक इनपुट मान की अपेक्षा कर सकता है लेकिन उस सीमा से बाहर का मान प्राप्त करता है। यदि फंक्शन सीमा से बाहर के मान को संभालने में सक्षम नहीं है तो इसे वैल्यू एरर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड में मर्ज फंक्शन क्या है। एमएस वर्ड में मर्ज फंक्शन के 2 प्रमुख उपयोग है। मेल मर्ज जो व्यक्तिगत पत्र, ईमेल, लिफाफे आदि बनाने के लिए होता है और टेबल सेल्स को मर्ज करना जिससे कई सेल्स मिलकर एक बड़ी सेल बन जाता है। डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट या कॉपी पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। जब हम सर्च इंजन पर कोई वर्ड सर्च करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है सर्च टर्म कहा जाता है, यानी जो असल में कीवर्ड होते हैं जिनका इस्तेमाल करके लोग जानकारी ढूंढते हैं। यह सर्च इंजन को बताता है कि आपको क्या ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल में एवरेज फार्मूला क्या है। एमएस एक्सेल में औसत निकालने के लिए डॉट बराबर आपको एवरेज जो है इस प्रकार का फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा इक्वल टू एवरेज, इस पर का हाइफन देने पर फार्मूला का उपयोग किया जाए जो दी गई संख्याओं या सेल का रेंज का अंक गणितीय माध्य बताता है। यह सभी संख्याओं को जोड़कर उनकी कुल संख्या से भाग देता है। जैसे यहाँ पर एवरेज का यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर A1 से लेकर के A10 या एवरेज बराबर 5, 10, 15 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेब ब्राउजर में डायनेमिक आईपी एड्रेस की तरह स्टैटिक आईपी एड्रेस का उपयोग क्यों करते हैं। वेब ब्राउजर में डायनेमिक आईपी एड्रेस की तरह स्टैटिक आईपी का उपयोग बिजनेस, रिमोट एक्सेस, गेमिंग और बेहतर सुरक्षा के लिए किया जाता है जहां एक स्थिर अपरिवर्तनीय एड्रेस का जरूरत होता है ताकि सर्वर, ईमेल सेवाएं या वीपीएन कनेक्शन आसानी से पहचाने और उनसे जुड़ा जा सके, जबकि डायनेमिक आईपी एड्रेस सामान्य ब्राउजिंग के लिए सस्ता और पर्याप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा चार्ट एक्सेल में इन्हेंसमेंट स्मार्ट होता है। एक्सेल में स्मार्ट चार्ट के लिए कोई एक विशेष चार्ट नहीं है बल्कि डेटा को प्रभावी ढंग से दिखाने के लिए स्मार्ट आर्ट यानी जो डायग्राम के लिए है, और उन्नत चार्ट, एडवांस चार्ट जैसे कि फनल चार्ट, वाटरफॉल चार्ट और डैशबोर्ड चार्ट होता है जो डेटा को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेड लाइन किसी वर्ड को अंडरलाइन को क्या कहा जाता है? एमएस वर्ड में किसी शब्द के नीचे दिखने वाली लाल लहरदार लाइन को स्पेलिंग एरर कहा जाता है। यानी आपको ऑप्शन में स्पेलिंग एरर दिया गया होगा जो बताता है कि शब्द की स्पेलिंग गलत है या वह शब्द सॉफ्टवेयर के डिक्शनरी में नहीं है, और इसे ठीक करने के लिए राइट क्लिक करके सही विकल्प चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सेल में हम नंबर प्रेस करते हैं फिर स्पेस बार प्रेस करते हैं तो टेक्स्ट एसओ प्रेस तो क्या होगा? जब आप एक सेल में नंबर जैसे 1 2 3 टाइप करके स्पेस बार दबाते हैं फिर एसओ लिखते हैं तो एक्सेल उसे सामान्य टेक्स्ट या डेटा के रूप में लेगा और सेल में 1 2 3 एसओ दिखेगा, क्योंकि स्पेस बार सिर्फ एक स्पेस जोड़ता है और एसओ एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है। एक्सेल इस फार्मूला नहीं समझेगा जब तक कि आप इक्वल टू नहीं लगाते, और यह नंबर और टेक्स्ट को एक साथ जोड़ देगा जिसे बाद में आप टेक्स्ट फंक्शन या ऑपरेटर का इस्तेमाल करके फॉर्मेट कर सकते हैं। कुछ रीजनिंग के प्रश्न देख लीजिए। काउंटिंग फिगर से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। खासकर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से बात करें तो 5 से 6 प्रश्न पूछा जा रहा है। वहीं नंबर सीरीज की बात करें तो 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। साथ में जो है विषम यानी इनमें से कौन विषम है इससे लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। साथ में बात करें तो जितना भी ये प्रश्न रीजनिंग का आ रहा है एकदम ईजी प्रश्न आ रहा है। जो आपके जो सीजीएल और सीजीएल के एग्जाम हुआ है वो उससे भी लो लेवल के रीजनिंग पूछा जा रहा है। यानी रीजनिंग में बात करें तो आप फुल स्कोर कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान से बनाना है, यहाँ पर आपको जो है गलती नहीं करना है। वहीं मैथ के भी 2 क्वेश्चन जो है रीजनिंग में पूछा जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो नॉन वर्बल भी पूछा जा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया तो भय परिहार सामना सीख, इसके बाद क्या आएगा? मजबूत हो जाएगा। तो 19 दिसंबर के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गया, साथ में कुछ छूटे हुए प्रश्न कल के थे वो भी कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है या टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज किए, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित सभी का आपको एक ही पास से सारा का एक्सेस मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए, सभी का आपको एक्सेस मिल जाएगा और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।